Hello student, we are starting pair of linear equation in two variable for class 10th. Introduction of linear equation. An equation which can be put in the form of ax plus by plus c is equal to 0. एक इक्वेशन जो ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में होती है बेटा, वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाती है। और इसको लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? टू। इसमें जो टू वेरिएबल्स यूज होंगे उनकी दोनों की पावर कितनी होगी? यहाँ पर देखिए x की पावर 1 एंड y की पावर हाईएस्ट पावर 1 होगी, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। पॉलिनोमियल्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको अच्छे से ये चीजें एक्सप्लेन की है। अब इसकी कुछ कंडीशन है बेटा। क्या कंडीशन है? कि ए बी और सी जो हमारा x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा रियल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए। मींस वो रियल नंबर होना चाहिए, चाहे वो जीरो हो। सी वाला जो है वो जीरो भी हो सकता है, बट ए और बी हमारा जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, रियल नंबर्स को बिलोंग करे तो रियल नंबर्स में मतलब नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं। नंबर सिस्टम वाली वीडियो में मैंने ये सब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सब एक्सप्लेन किया है। आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को देखिए जिससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। ठीक है, ए एंड बी। अब इसकी एक और कंडीशन है कि आपका ए एंड बी हमारा क्या होना चाहिए बेटा? नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया या बी जीरो हो गया तो आपका जो भी इक्वेशन है उसमें एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स की वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म्स क्या हो जाएगी? खत्म। तो फिर ये टू वेरिएबल की इक्वेशन रहेगी। इसके दोनों, इसलिए दोनों दोनों का क्या होना चाहिए? कि दोनों का नॉन जीरो होना जरूरी है। ठीक है बेटा। और इस अगर ये सारी कंडीशन वो कोई इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है तो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो पहले तो आप इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद इसके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होते हैं टू वेरिएबल्स के। वो हमें क्या करना है? लाइन पे रिप्रेजेंट करके फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसके जो सॉल्यूशन है उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, कोरेस्पॉन्डिंग टू ए पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इन द इक्वेशन। तो वो जो इन दोनों इस इक्वेशन से जो भी हमारे ठीक है लाइन बनेगी उसके पॉइंट्स को ये इसके सॉल्यूशन क्या करेंगे? ईच सॉल्यूशन, जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो इस इक्वेशन से बनी लाइन को क्या करेगा बेटा? रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, और वाइस वर्सा भी होगा। अगर हमने कोई लाइन ड्रॉ किया है तो वो जिस इक्वेशन से बनी है या उसकी जो इक्वेशन है उसका हमें कैसे पता चलेगा? तो उस लाइन के जो हमारे क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे, वो इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए? सेटिस्फाइड करने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूँ बेटा, इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यहाँ तक ये बातें हमने समझी हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इसको जनरल फॉर्म, अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, पेयर मीन्स अब अभी तक हमने बात की थी सिंगल लीनियर इक्वेशन पे। तो सिंगल लीनियर इक्वेशन कैसी होती है? जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखी जाए, और उसकी जो कंडीशन है वो मैंने आपको अभी बताई है कि होनी चाहिए। और यहाँ पर ईच जो सॉल्यूशन है वो लीनियर इक्वेशन का लाइन को, उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सेकंड है, अब हमको पढ़ना है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये रहेगा कि हमको जो ये लीनियर इक्वेशन है इसी की हमें पेयर मिलेगा, मतलब हमें दो इक्वेशन मिलेंगी उसी फॉर्म में। तो फॉर्म क्या थी? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो हमारी पहली फॉर्म मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स हमारे ये जो रियल नंबर थे इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी क्या था बेटा? रियल नंबर था ना। तो हमारे ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मीन्स हमारे एक्स और वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एक नई इक्वेशन में ये मिलेगी। इसके बाद फिर ये ए टू एक्स प्लस बी टू वाई एंड सी टू, ये हमारी एक और इक्वेशन होगी। इट मीन्स इसमें भी क्या है? एक्स और वाई तो सेम है, बट ए टू बी टू और सी टू का मतलब ये है कि हमारे जो रियल नंबर है वो इस इक्वेशन के लिए अलग होंगे और इन वाले के लिए अलग होंगे। मे बी वो सेम हो सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, चलिए फिर इनको जब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या फॉर्म करता है बेटा? ये ग्राफिकली तीन कंडीशनों को सेटिस्फाइड करता है। कि या तो इस इक्वेशन से बना जो ग्राफ है, देखिए अगर मैं इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाऊंगा तो अभी हमने क्या बताया कि वो लाइन रिप्रेजेंट करता है एक इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, तो अगर इसका भी मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो कोई लाइन होगी ऐसे। ठीक है, फिर अगर ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन का कोई ग्राफ बनाऊंगा तो वो भी एक लाइन होगी। अब वो जो लाइन होगी दूसरी वाली, ठीक है, वो तीन तरीके से हो सकती है। या तो वो कोलीनियर हो, मतलब इसी पे बनी हो, पहले लाइन के जैसी ही लाइन हो। ठीक है, तो ये कोलीनियर होगी।
या तो फिर पहले लाइन के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, ठीक है? या तो पहले जो फर्स्ट लाइन है, जो फर्स्ट इक्वेशन से हमारी जो लाइन बनी है, लाइन सेगमेंट बना है, ठीक है? उसके लाइन जो बनी है, ठीक है? लाइन सेगमेंट नहीं कह सकते क्योंकि इसके एंड पॉइंट नहीं होते, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, याद रखिएगा। एक लीनियर इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? वो डिपेंड करते हैं कि वो कैसी कंडीशन में है, मतलब वो कोलिनियर है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर वो पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है बेटा? और अगर वो क्या है, इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये जो दो इक्वेशन आपको मिलेंगी उनसे आप दो इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। अगर वो ग्राफ में आप ये देख पा रहे हैं कि वो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब सिंगल सॉल्यूशन होता है। और वो जो सॉल्यूशन है वो कुछ नहीं होता है, वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे। तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या है और वहीं पर वाई की वैल्यू क्या है, आपको ये पता, ये जब आप फाइंड कर लेंगे तो वही इसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए अब हम ग्राफिकल मेथड से कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये जो हमने बातें समझी हैं इनको कैसे समझ पाते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन ली हुई है, ठीक है? एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है, वन। इट मीन्स ए हमारा जीरो नहीं है, एंड वाई के आगे क्या लिखा हुआ है, बी, तो वो भी हमारा जीरो नहीं है, ठीक है? बट सी जीरो हो सकता है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि मे बी सी आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो हो सकता है, बट ए एंड बी हमारा नॉन जीरो रहेगा, इसलिए मैं वहां पर वो चीजें पहले एक्सप्लेन किया हूं, तो आप उसको अच्छे से समझिएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। नेक्स्ट आपकी दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी। तो थ्री मतलब ए हमारा जीरो नहीं है, फोर मीन्स वाई का जो कोएफिशिएंट है बी होता है वो जीरो नहीं है, और सी टर्म भी इस बार हमारी जीरो नहीं है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसके लिए क्या, एक टेबल बनाना होता है। तो टेबल फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर बना हुआ है और सेकंड इक्वेशन का टेबल बेटा यहाँ पर बना हुआ है। तो ये टेबल कैसे बनाए जाते हैं मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देता हूँ। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है मैथ में तो बिल्कुल हर तरह से हर चीजों को एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पर चल रहा हूँ अपनी वीडियोज में। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है? एक्स माइनस टू वाई जैसे हमारी ये इक्वेशन है बेटा, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको जो टू वाई है इसको ट्रांसफर करना है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू जो ये माइनस का टू वाई है उधर जाएगा तो प्लस का टू वाई हो जाएगा, ये तो आप कर ही पाते हैं, ठीक है? नाइन्थ क्लास के अगर हम कंटेंट एक्सप्लेन करें, टेंथ क्लास का कंटेंट एक्सप्लेन करें तो इतनी नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है बेटा? तो अब आपको क्या करना है कि एक्स में यहाँ पर जो टू की मल्टीप्लाई हो रही है उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू हमारा इसकी कंडीशन बन गई। तो इस इक्वेशन की कंडीशन बनानी है पहले आपको, सॉल्यूशन कंडीशन। तो सॉल्यूशन कंडीशन क्या है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ठीक है? और अब इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आ रही है वो चेक करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जब आप x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो जब आप यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो अपॉन टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गई, जीरो। देन आप क्या कर रहे हैं, अब ये अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने देखा नीचे टू है तो हमने क्या पुट कर लिया, यहाँ पर टू पुट कर लिया। तो टू में टू से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, वन। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए बेटा। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जीरो कॉमा जीरो एंड टू कॉमा वन। तो फर्स्ट इक्वेशन के हमने टू कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कितने कोऑर्डिनेट निकालने वो आपकी मर्जी है, बट एटलीस्ट टू कोऑर्डिनेट आपको चाहिए क्योंकि दो पॉइंट से ही एक लाइन को जो है अच्छे से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इन कोऑर्डिनेट ही आपको हेल्प करेंगे। तो जीरो कॉमा जो टू था हमारा, सॉरी जीरो कॉमा जीरो था वो क्या होगा, ओरिजन होगा। तो जीरो कॉमा जीरो यहाँ पर ग्राफ पर एक ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर ओरिजन पर होगा, इसको इसने पॉइंट ए कह दिया, ठीक है? अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है, टू कॉमा, अच्छा मैंने यहाँ गलती से जीरो लिख दिया, ये हमने टू लिया था एक्स की वैल्यू और तब वन आया था। तो हमारा टू कॉमा वन जो है इसको आपको देखना है। तो टू कॉमा वन हमारा कहाँ पर होगा ये आपको देखना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, टू हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू है एंड वन हमारा बेटा वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो टू हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, वन हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर जाएगी। इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली ये जो लाइन है ये आपको दिखाई, हाईलाइट की है मैंने, दिख गई। अब आपका फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना था, टेबल बनाना था, उसके लिए लाइन ड्रॉ करना था। ये हमारा वर्क हो गया। लाइन ड्रॉ करने के लिए सॉल्यूशन कंडीशन बनानी थी, उसमें वैल्यू पुट करनी थी।
सेम यही वर्क अब आप सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे बेटा। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए सॉल्यूशन कंडीशन बनानी है। तो सॉल्यूशन कंडीशन हमारी क्या होगी, वो ये मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। तो कैसे होगी देखिए, तो 3x प्लस 4y, तो आपको क्या करना है 4y, क्योंकि हम क्या करते हैं y के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप x के लिए भी कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो हम क्या करें, 4y को तो यहीं पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे बराबर में क्या है बेटा, इक्वल में क्या है 20 है। हमने 20 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, जो इधर हमारा 3x है, ये जो 3x है इधर हमारा, इसको हमने क्या कर दिया उधर ले गए, तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 20 माइनस 3x, अब ये 4 जो है जो मल्टीप्लाई में है, इसको कहाँ पर लेके जाओगे, नेक्स्ट लाइन में डिवाइड में। तो हमारी सॉल्यूशन कंडीशन क्या हो गई, आपको समझ में आ रहा है, 20 माइनस 3x अपॉन 4, ये क्यों लिखा हुआ है, ये चीज समझ में आ गया। देन अब आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। किसकी वैल्यू पुट करना है, x की। और x की क्या वैल्यू लेंगे, वो आपकी मर्जी होगी। तो सबसे पहले जैसे x की हमने जीरो वैल्यू पुट कर दी, तो जीरो वैल्यू पुट करोगे तो 3 में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। जीरो होने का मतलब क्या है कि ये टर्म्स हमारा क्या हो गया बेटा, खत्म। अगर हमारा ये टर्म खत्म हो गया, तो कौन बचा है, आप देखिए 20 और अपॉन 4। तो 20 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 5। तो ये 5 कैसा आया, समझ में आया। ठीक है, आप चाहें तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, 20 अपॉन 3 रख सकते हो, या फिर मैंने जैसे यहाँ पर किया कि आप क्या करो, x को 4 रख लो। सर x को 4 क्यों रख रहे हैं भाई, देखिए 3 इंटू 4 करोगे तो 12 हो जाएगा। 3 इंटू 4 करोगे तो 12 हो जाएगा, इतना कॉमन सेंस यूज करना है। तो 12 माइनस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 जो है वो किससे डिविजिबल है, 4 से। ठीक है, तो 4 से अगर तुम इसका डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारे दो हमें पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो मेरे लिए ज्यादा बेटर 2 पॉइंट ये है। वैसे 20/3 भी मैं लेके बताऊंगा आपको कैसे किया था, वो आंसर उससे भी आता। बट आपको पहले सिंपल चीजें समझनी है, फिर आपको इसमें क्या एडवांस नॉलेज की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इससे इसके लिए भी ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,5। तो 0 कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पर, और 5 कहाँ पर होगा, वाई एक्सिस पर। तो ये देखिए ग्राफ का पॉइंट दिख रहा है 0,5। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने क्या लिया है, सेकंड पॉइंट हमने ले लिया बेटा कौन सा वाला, ठीक है 4,2। तो 4,2 हमारा कहाँ होगा, तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट कीजिए, हमें नहीं पता 4,2, टू ये वाला। ठीक है, तो 4,2 हमारा ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पर इसने हाईलाइट किया हुआ है देखिए। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करने वाली ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, ठीक है, ये लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। तो ये दोनों लाइन, ये जो मैंने पहले बनाई थी और ये जो अब बनाई है, ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4,2 पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो जब हमें दो इक्वेशन दें और ग्राफ से हमें उसका सॉल्यूशन पता करने के लिए बोले, तो इस तरह से ग्राफ का की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड किए जाते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, 4,2। और ये 4,2 क्यों है, क्योंकि ये इसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये बात। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि आपको, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ लाइन था, तो इसको यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को इस लाइन पर लिख देना है जिससे पहचान रहे। और ऐसे ही ये सेकंड इक्वेशन का लाइन था, तो आपको इस लाइन पर सेकंड इक्वेशन को लिख देना है। ठीक है बेटा, और ये हमारा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्टेड पॉइंट है, तो ये सॉल्यूशन है। तो इसको भी आपको शो कर देना है। ठीक है, चलिए तो ग्राफिकल मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इसका मेथड है। 9th क्लास में हमें यही समझना होता है। ठीक है, अब 10th क्लास में हमें क्या करना है वो बताऊंगा अभी, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कैसे वर्क करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे वर्क करता है। बट इससे पहले हमको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, 4,2। ठीक है, तो हमारा, और ये जो 4,2 था ये क्या था, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सेकंड चीज इसमें हमको क्या पता चला, कि हम क्या करते हैं कि समराइज करते हैं द बिहेवियर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें इससे क्या पता चल जाता है, बिहेवियर ऑफ लाइंस पता चल जाता है कि वो पैरेलल है, कोलिनियर है, या इंटरसेक्टेड है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, द लाइन में बी इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। अब जो दो लाइन है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो वो केवल ओनली एंड ओनली इफ एंड हम बात करें तो वो केवल सिंगल पॉइंट पर ही क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है,
और क्योंकि वो सिंगल पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन इक्वेशनों का जो सॉल्यूशन है वो भी क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, अगर ये कंडीशन है मतलब दो लाइंस ऐसी इक्वेशन हैं जिनकी की दो लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उनका जो ग्राफ है वो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सेकंड, अब आपको समझना है, अगर ये लाइन इंटरसेक्टेड लाइन नहीं होती बेटा, क्या हो सकती है, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, तो अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इन इक्वेशनों का कोई सॉल्यूशन हमें कभी भी नहीं मिल सकता किसी भी मेथड से, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, तो इनका एक और नाम है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है और एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि आपको जो ना रिकॉग्नाइज करना है कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइन में भी कॉन्सिडेंट कोइंसिडेंट कैसी लाइन होती है, अगर कोलिनियर, मैंने तीन टाइप की लाइंस बताई थी ऊपर, पैरेलल, कोलिनियर एंड इंटरसेक्टेड। तो कोइंसिडेंट लाइन जो होती है वो क्या होती है कि जब दोनों लाइन सेम सिचुएशन में बनी हो या दोनों का ग्राफ सेम हो, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इन्हीं का नाम क्या होता है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और इन्हीं को कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो पॉसिबल हो रहे हैं ना, तो जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं तो उनको कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। बट इसका एक नाम और है डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आपको ये सब पॉइंट्स नोट करके रखने हैं, हाइलाइट करके रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसके बाद हमारा एक मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, जैसे अभी हमने वाई के लिए सॉल्यूशन फाइंड किए थे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम y की टर्म्स में इक्वेशन को फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द टर्म्स ऑफ y, या ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले तो वैल्यू को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या इक्वेशन को y के मतलब इक्वल में y होना चाहिए, y के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाकी जो जितनी भी चीजें हैं वो हमारी कहाँ जाएंगी, सभी टर्म्स हमारी कहाँ जाएंगी, इक्वल के दूसरी साइड में। तो अगर हम राइट हैंड साइड में y रखते हैं और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में सभी टर्म्स को ले जाते हैं, और y का जो कोफिशिएंट है उसको भी हम कहाँ ले जाते हैं बेटा, मतलब सॉल्व कर लेते हैं, तो केवल इक्वल में y होना चाहिए, जैसे अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए किया था, ठीक है। और हम कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड है। फर्स्ट दो इक्वेशन है तो फर्स्ट के लिए में भी ये चीज कर सकते हो और सेकंड में भी, ठीक है। बट आपको ये याद रखना है कि जब आप ये चीज करें तो फर्स्ट इक्वेशन से जब आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे या y के टर्म्स में फर्स्ट इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस वैल्यू आप किस में करेंगे, अदर इक्वेशन में करेंगे। मतलब उसी इक्वेशन में ना करके फिर दूसरी इक्वेशन में वो y की वैल्यू पुट करनी है। अभी क्या करते थे हम ग्राफ में, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम अलग ग्राफ बनाते थे, सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते थे। लेकिन यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड इक्वेशन में हमें वो पुट करनी है, ठीक है। जो जिसमें जिससे फाइंड कर रहे हो उसमें नहीं रखना, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसको, अब ये क्या होगा कि ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है इनटू वन वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है ये किस में रिड्यूस हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है फिर वन वेरिएबल में, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने पुट कर दी और वहां पर भी वो x के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और ये किसके फॉर्म में आ जाती है, x के फॉर्म में आ जाती है। फिर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद आपका आंसर आएगा कि आपको एक एक वेरिएबल मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू को आपको पुट कर देना है बेटा किसमें, कोई भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में कर दीजिएगा चाहे सेकंड में कर दीजिएगा, तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहले सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की जो वैल्यू वहां से आएगी वो हमें स्टेप टू में, या मतलब हमारा जो सेकंड इक्वेशन है या फर्स्ट इक्वेशन है उससे में पुट करने के बाद हमें y की वैल्यू फाइंड करना है x की वैल्यू की हेल्प से। पहले y के फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, फिर वो वन वेरिएबल में हो जाएगी, वन वेरिएबल में होने के बाद उस वन वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है सेकंड किसी भी इक्वेशन में, जिससे y की वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पर x एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर आपको समझ में आ गए स्टेप्स, अच्छी बात है, नहीं आए तो जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस मुझे एक बार एक्सप्लेन करना था इसलिए मैं
ये चीज़ आपको बताया हूँ, ठीक है बेटा? अब सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें कोई भी फर्स्ट मल्टीप्लाई द बोथ इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल। तो किसी एक वेरिएबल के तुम्हें कोफिशिएंटों को सेम करना है और उसके लिए तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़े तो वो कर लीजिएगा, और सेकंड इक्वेशन में भी आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की नीड पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ती है ज्यादातर। तो दोनों में आपको क्या करना है, कोफिशिएंटों को न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या करनी है, दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंटों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम करनी है। तो ये रट लीजिए, किसी एक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करनी है बेटा, आपको सेम करनी है। फिर आपको क्या करना है, आपको साइन देखना है कि उनको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, आपको साइन देखना है। तो या तो आप ऐड करेंगे अगर वो डिफरेंट साइन के हैं, ठीक है? डिफरेंट साइन के हैं तो आप उनको क्या करेंगे, ऐड कर दीजिएगा, वो अपने आप ही कैंसल आउट हो जाएँगे, ठीक है? या फिर आप क्या करेंगे कि अगर वो सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? जिससे वेरिएबल गेट एलिमिनेट, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा उससे बेटा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। अब जब आपकी इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको क्या करता है, उस वन वेरिएबल के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहां से आपको वन वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और उस वेरिएबल की वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन में पुट कर, मतलब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा। सेम देखिए, सब्स्टिट्यूशन का लास्ट वाले स्टेप सेम है कि आपको x की वैल्यू यहाँ से मिली, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट करना है। ऐसे यहाँ पर जब ये वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी तो आपको वही काम यहाँ पर करना है। तो स्टार्टिंग के स्टेप्स डिफरेंट है, उसमें वैल्यू फाइंड करते हैं देन पुट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी सेम करते हैं। वैसे तो आपके बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 12th क्लास में क्या स्टडी करना है, मैट्रिक्स पढ़ना है। तो वहां पर आपको ये मैट्रिक्स कैसे जनरेट होता है या मैट्रिक्स के आंसर्स, डिटर्मिनेंट के आंसर्स के जो सॉल्यूशन मेथड है क्वेश्चंस के वो क्यों है और उनका मेथड, वो सब में आपको ये चीजें हेल्प करता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है। तो देखिए, जैसे आपका कोई इक्वेशन है तो वो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा आपको पता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको क्या करना है, इनकी हेल्प से आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, तो आपको क्या करना होता है कि आपको एक फॉर्मूला है, मैं इसको बता रहा हूँ, इसको आपको समझना होगा कि ये कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है? इसकी हेल्प से आप आंसर्स निकालते हैं। तो इसकी हेल्प से आंसर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आपका इक्वेशन इस तरह से होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, देन आपको क्या करना है बेटा, ठीक है? आपको क्या करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है? चाहे एलिमिनेशन मेथड से हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, चाहे ग्राफिकल मेथड से हो। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है कि आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ किसका बेटा, एक्स एंड वाई। तो आपको उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला का ये पैटर्न कहाँ से आया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये मेथड आपके में नहीं है। तो अभी आप इस फॉर्मूला से वैल्यू फाइंड करना सीख लीजिए, कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये आपको काम आता है, इजी होता है। इसलिए ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हाई स्कूल के बाद आपको अगर कोई कंपटीशन में या 12th के बाद कंपटीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़े तो आपको इन्हीं की इसकी हेल्प से आप जल्दी कर पाते हैं, ठीक है? तो कैसे करते हैं बेटा, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आप ये देखिए ए है ना, तो ए को भूल जाइए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, बी सी एंड बी सी लिख देंगे आप, ठीक है? एंड वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी। तो आप देखिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद ए आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है? इसमें एबीसी में ही घूमता है जो साइक्लिक सिस्टम घूमता है। एक एक अब हमने बी को नहीं लिखना है तो आपने क्या लिखा, बी और सी, ठीक है? फर्स्ट में ए को नहीं लिखना था तो बी सी लिखा। अब यहाँ पे वाई वाले में क्या नहीं लिखना, बी नहीं लिखना है, तो पहले ए सी लिखें या सी ए लिखें। तो इसकी ट्रिक क्या है कि आपने सी पे एंड किया है तो सी से स्टार्ट करोगे, तो सी ए यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसमें तो इसमें सी नहीं लिख सकते तो क्या लिखोगे, जहां पर ए से एंड किया है वहां से शुरू करोगे। अब इसकी ट्रिक है बेटा, बहुत मजेदार ट्रिक है, देखिए मेरे साथ रिपीट कीजिएगा।
क्या करना है आपको? सबसे पहले मैंने ये बता दिया, x के अपॉन में क्या लिखना है आपको? x के अपॉन में आपको लिखना है BC, ठीक है? और माइनस BC एंड y के अपॉन में लिखना है CA माइनस CA, और 1 के अपॉन में लिखना है AB माइनस AB। ऐसे लिख के अब देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। तो नंबरिंग का ट्रिक है 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है? देख पा रहे हैं आप 1 2 2 1। इस तरह से आप क्या है, इनके x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लर्न करेंगे। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनको सॉल्व करना है। जैसे x वाली वैल्यू को सबसे पहले 1 के साथ पुट कीजिएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर y वाली वैल्यू को इस वाली टर्म के साथ पुट कीजिएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा? इसी के साथ हमारा रिवीजन ये बेटा कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है हमारा ये जो नोट्स का हमने सीरीज शुरू कर रखी है। ठीक है? तो कैसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने मेथड हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं, किस मेथड में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और जिन चीज़ों को मैंने हाइलाइट किया है आप इनको नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और माइंड में भी रखिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।